हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर के हाजिर हो चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% स्कोर कर सकते हैं। अगर आप सभी के पक्के इरादे हैं तो अब की बार 90% पार कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अंत तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी क्वेश्चन ला चुके हैं सारे के सारे एमसीक्यू होने वाले हैं और सारे के सारे बोर्ड के पेपर में कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इन सभी एमसीक्यू को तैयार करके चले जाते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से अच्छा अंक स्कोर कर सकते हो। और अब की बार नई शिक्षा नीति के हिसाब से अब की बार आप सभी का पेपर में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते थे एमसीक्यू, वो अब की बार 20 एमसीक्यू आप सभी के बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही भारी मात्रा में बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पे जितने भी मैं यहाँ पे एमसीक्यू बता रहा हूँ सारे के सारे एमसीक्यू तैयार कर लो, तभी आप बोर्ड के पेपर में आसानी से 90% स्कोर कर सकते हो। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करेंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप सभी को अपने बोर्ड पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है कि Fi2O3 प्लस 2Al और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fi। बोल रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की यह अभिक्रिया है, किस प्रकार की रिएक्शन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से एक ऑप्शन सही दिया गया है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और अंतिम ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। तो आप सभी लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो ये फेरिक ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके यहाँ पे देखो, फेरिक यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक ना। तो Al2O3 बना रहा है। तो यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे LHS के प्रोडक्ट हैं या जितने भी अणु हैं, परमाणु हैं, सेम टू सेम इधर जाकर के राइट साइड में विस्थापित हो जा रहे हैं। तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। इधर के मॉलिक्यूल्स और इधर के मॉलिक्यूल्स दोनों जब LHS के मॉलिक्यूल्स और RHS के मॉलिक्यूल जब आपस में बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे में विस्थापित हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होता हुआ आप सभी को नजर आएगा, ठीक ना। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला जा रही है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl PbNO3 ट्वाइस, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक ना। अगला ऑप्शन है कि FiSO4, फोर्थ ऑप्शन है CaCO3। तो देखो जब भी हम फोटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं, हम FiSO4 के मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, यानी कि फेरिक सल्फेट के यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? फेरिक सल्फेट के यूज़ करेंगे, ठीक ना। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान से संबंधित आप सभी के बोर्ड के पेपर में पक्का 100% लिख लो कि पक्का पूछेगा ही पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करके जाना, देख लेना कि अम्लीय का विलयन मान कितना होता है, क्षारीय का विलयन मान कितना होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। चलो मैं तीनों का यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो भी क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा वो होगा 7 से अधिक। लेकिन वही अगर पूछ देगा कि अम्लीय विलयन का मान पीएच कितना होगा, तो आप सभी को टिक करना है 7 से कम। और जब भी पूछेगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को उदासीन विलयन का पीएच मान 0 भरना है। क्या भरना है? 0 टिक करना है। तो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना से? 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में प्रबल क्षार है, ठीक ना, प्रबल क्षार है। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है पहला कि CaOH ट्वाइस, KOH MgOH ट्वाइस, NH4OH। तो देखो प्रबल क्षार कहने का सेंस है कि भारी मात्रा में किसी भी क्षार के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH हो जाएगा, ठीक ना। अगला ऑप्शन यह है कि एंटीमनी है। तो एंटीमनी धातु है, क्या धातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? तो आप सभी लोगों ने जाना होगा कि एंटीमनी एक ऐसा उपधातु है जो धातु और अधातुओं का दोनों का भी थोड़ा थोड़ा गुण रखने का कोशिश करता है, ठीक ना। तो एंटीमनी यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा, ठीक ना।
अब अगला क्वेश्चन ये है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला आप सभी को देखने को मिलेगा कि किसी ना किसी एक चीज़ का आप सभी से केमिकल फार्मूला पूछेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो PbNO3 ट्वाइस PbNO2 ट्वाइस PbO। तो इसका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा PbNO3 ट्वाइस हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पोटेशियम यहाँ पे नाइट्रेट हो जाएगा, यानी कि लेड नाइट्रेट की इसी नाम से हम जानेंगे, ठीक ना। PbNO3 ट्वाइस के नाम से इसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसी क्रम में जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक ना, इसी आपके एक ही वीडियो में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के तीनों यहाँ पे क्वेश्चन कंसीडर कर रखा हूँ। आप सभी लोग इसे ध्यान से देख लो, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार देखने को मिलता है और ये कंपटीशन में भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है कि -25 सेंटीमीटर होती है। तो देखो, जो भी अगर आपका दर्पण कौन सा होगा, समतल होगा, तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, ठीक ना। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन ये है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी कितने डिग्री के माध्यम से, इसका फार्मूला कौन सा होगा। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का हम गुणनफल कर देंगे तो हमारा अपवर्तित किरण निकल के आ जाएगी, वही हमारी विचलित हो जाएगी, I × R हो जाएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो देखो, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक उत्तल दर्पण से पूछा जा सकता है, एक उत्तल लेंस से पूछा जा सकता है। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस तरीके से बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसकी 5-6 कंडीशन है, आप सभी लोग उसे तैयार करके जरूर जाना, ठीक ना। यहाँ पे उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, एक तो होगा वास्तविक और दूसरा का हो जाएगा सीधा, ठीक ना। लेकिन अगर यही बात करेगा कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो ये हो जाएगा आभासी और हो जाएगा उल्टा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आप सभी को बताना है। तो देखो, एक यहाँ पे बहुत ही फेमस फार्मूला है, फोकस दूरी और उस वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है कि F = R/2 होता है, F = R/2। तो यहाँ पे आप सभी का फोकस दूरी दे रखा है 10 और हम सबको वक्रता त्रिज्या निकालना, तो यहाँ पे निकाल सकते हो R = 10 × 2, तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बाबू, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखो, एक त्रिज्या पूछा है और दूसरा यहाँ पे पूछ दे रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता के लिए भी एक सूत्र होता है, क्षमता निकालने के लिए सूत्र ये होता है कि P = 1/F होता है और F जो होता है आपका मीटर में दिया होना चाहिए, और नहीं दिया होगा तो हम 100 से गुणा करके सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, 50 सेंटीमीटर इसकी क्षमता दे रखा है, इसकी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता निकालना, हमें P निकालना है, और यहाँ पे 1/50 कर दो और गुणे 100 कर दो, तो क्या हो जाएगा 50 × 100 यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा। कितना, 2 डायोप्टर। और यहाँ पे देखो, 2 तो यहाँ पे पॉजिटिव भी दे रहा है और निगेटिव भी दे रहा है, तो आप सभी को हमेशा +2 को मारना है। कौन सा मारना है, +2 को मारना है। 11 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक ना। अगर रहता अवतल लेंस का क्षमता तो निगेटिव मारते, समझ गए। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे तैयार कर लो। एक पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एक पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, अगर न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर टिक करना। और यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, यानी कि अधिकतम दूरी पूछ रहा है, तो ये हो जाता है आप सभी का अनंत हो जाता है। यही पूछता है कि स्वस्थ आंख के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर मारते, और दूर बिंदु पूछ रहा है तो अनंत मारेंगे।
ठीक ना। तो अंतर समझ के क्वेश्चन को हल करना है, समझ गए। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो जब भी हम अगर चंद्रमा से देखेंगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। लेकिन अगर वही अब पृथ्वी से देखोगे तो आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। कैसा? नीला दिखाई देगा। क्यों? तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। पृथ्वी का रंग पानी के वजह से नीला, और यही प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के वजह से आकाश नीला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरे ग्रह से देखोगे, तो चंद्रमा से देखोगे या मंगल ग्रह से देखोगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। कैसा? काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? वायु में, जल में, कांच में, निर्वात में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम कब होगा? जब प्रकाश निर्वात में गमन करेगा। कब? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बाबू? कमेंट करके बताना। तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो आवेश चार्ज का मात्रक क्या हो जाएगा? तो कूलाम हो जाएगा। ठीक। एनर्जी का मात्रक जूल। ठीक। इसी तरीके से हम अगर वोल्टेज का मात्रक निकालेंगे तो वोल्ट हो जाएगा। धारा का मात्रक निकालोगे तो एम्पियर हो जाएगा। ठीक ना। तो मात्रक पे विशेष ध्यान देना। मात्रक के 2-3 सवाल यहाँ पे मैं लेकर के आ चुका हूँ। देख लो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम बाई मीटर, ओम इंटू मीटर, मीटर प्रति ओम। तो प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। अब ओम का नियम सबसे फेमस है, तो ओम का नियम आप सभी लोग तैयार करके जरूर जाना। ओम का नियम क्या होता है वो भी मैं MCQ के माध्यम से बताऊंगा। ठीक ना। अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि हीटर का तार बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कि हीटर का तार किस तत्वों से बना होता है? किस मेटल का बना होता है? बताओ। तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का? तो जब भी हम हीटर का तार बनाएंगे तो नाइक्रोम का बनाएंगे। किसका? नाइक्रोम का। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया कि ओम के नियम का सूत्र है। ओम का नियम I = V × R, R = V × I, V = I × R, इनमें से कोई नहीं। तो ओम का नियम बहुत ही फेमस फार्मूला है कि V = I × R। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक ना। तो जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ सारे के सारे एक कदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना, क्योंकि 20 क्वेश्चन पक्का इस बार आप सभी को देखने को मिलेंगे बोर्ड के पेपर में। तो एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, सभी को ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने की मशीन कौन सी होती है? किस मशीन से हम धारा उत्पन्न करते हैं? जनित्र से, गैल्वेनोमीटर से, अमीटर से, मोटर से। तो विद्युत धारा करंट हम किससे उत्पन्न करते हैं? तो जनरेटर से। जनरेटर को ही हम हिंदी में जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये वोल्टेज मापता है। एमीटर क्या होता है? धारा मापता है। मोटर जानते ही हो, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएगा C3H8। ये कैसे आता है? तो CnH2n+2। ये प्रोपेन का ये केमिकल फार्मूला है, ये आप याद रखना। ठीक ना। बहुत ही फेमस फार्मूला है। अब अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का है कि लिथियम विकर्ण दर्शाता है। तो लिथियम किसके साथ डायगोनल दर्शाता है उसको लिखना है। तो लिथियम हमेशा मैग्नीशियम के साथ दर्शाएगा। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। अब अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरित से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलती है। किससे निकलती है? जल से निकलती है। अब अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि डीएनए पाया जाता है। किस में डीएनए पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो डीएनए किस में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में ये पाया जाता है। किस में? सेल मैटर में। ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY, XX, YX। तो पुरुष में जो भी लिंग का निर्धारण होता है ये XY के हिसाब से होता है। ठीक ना। समझ गए।
अब अगला क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन ये है कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो जीवन की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, ये आप सभी को बताना है कि सागर में, कि धरती पर, कि वायुमंडल में, कि अंतरिक्ष में। तो सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी सागर में, समुद्र के अंदर हुई थी। कहाँ पे? समुद्र के अंदर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये अगर आप इतने सारे, मैंने टोटल 26 हमने MCQ करवा दिया। अगर आप इस MCQ को अच्छे से तैयार कर लेते हो, बढ़िया से देख करके चले जाते हो, तो बोर्ड के पेपर में आसानी से 90% स्कोर तो कर ही पाओगे, ठीक ना। बहुत से बच्चे चैनल से पढ़ रहे हैं, आप भी चैनल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक ना। और देखो, और इसका PDF अगर पाना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का नोट्स वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा और PDF वगैरह सब कुछ वहीं भी मिलेगा। और बोर्ड से संबंधित किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जानकारी वहीं पे दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, फॉरवर्ड करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।